नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 1 से 17 जुलाई 2022 के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताना चाहता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से ज्वाइन करके आप हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिलें पा लेता है जो हार नहीं मानता। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दिल्ली में कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, रुचि सिंह। ऑप्शन नंबर 2 रूना शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 नैना सिंह। ऑप्शन नंबर 4 निकिता उपाध्याय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रूना शर्मा। यानी हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दिल्ली में कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रूना शर्मा को सम्मानित किया गया है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स की कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दिल्ली के उत्तराखंड सदन में किया गया। दूसरा पॉइंट्स की कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रूना शर्मा को सम्मानित किया गया है। तीसरा पॉइंट्स की रूना शर्मा को किसके द्वारा यह सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के रिटायर्ड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर गुरमीत सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया है। चौथा पॉइंट्स की रूना शर्मा कौन है? तो रूना शर्मा एक समाज सेविका है। पांचवा पॉइंट्स की रूना शर्मा को यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो रूना शर्मा समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, पशु सेवा तथा भारत व छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश दुनिया में फैलाने में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसके लिए उन्हें यानी रूना शर्मा को कुमाऊं केसरी एवं मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इतना पॉइंट आप कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा छत्तीसगढ़। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इंस्पायरिंग लीडर सम्मान। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट, इंस्पायरिंग लीडर सम्मान का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। दूसरा पॉइंट, इंस्पायरिंग लीडर सम्मान किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो अभी पीयूष गोयल जी हैं। तीसरा पॉइंट्स की इंस्पायरिंग लीडर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। चौथा पॉइंट्स की छत्तीसगढ़ को इंस्पायरिंग लीडर सम्मान से क्यों सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु बेहतर कार्य किए, जिसमें छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2019 से 24 तक में छत्तीसगढ़ की स्टार्टअप इकाइयां लागू की गई, जिसमें टोटल स्टार्टअप इकाइयां कितनी हैं? तो 748 स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत हैं। तो इतना पॉइंट आप इंस्पायरिंग लीडर सम्मान से याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। झुमका बांध कौन से जिला में स्थित है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा कोरिया जिला। ऑप्शन नंबर 2 सूरजपुर जिला। ऑप्शन नंबर 3 सरगुजा जिला। ऑप्शन नंबर 4 बलरामपुर जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोरिया जिला में। यानी झुमका बांध कौन से जिला में स्थित है? तो यह कोरिया जिले में स्थित है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा झुमका जलाशय। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करना है। सबसे पहला की पॉइंट्स के झुमका जलाशय कौन से जिला में स्थित है? तो यह कोरिया जिला में स्थित है। दूसरा पॉइंट्स की अभी क्या हुआ है कि झुमका बांध के मध्य एक आइलैंड को विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? झुमका आइलैंड
रखा गया है। तीसरा पॉइंट्स की झुमका आइलैंड को विकसित क्यों किया गया है, तो टूरिज्म में बढ़ावा मिल सके इसलिए झुमका आइलैंड का विकसित किया गया है। चौथा पॉइंट्स की झुमका आइलैंड का लोकार्पण किसने किया, तो श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। तो आप झुमका जलाशय से इतना पॉइंट्स याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन फेमिना मिस इंडिया 2022 बनी है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा शिनी शेट्टी, ऑप्शन नंबर 2 श्रुति शुक्ला, ऑप्शन नंबर 3 श्रेया सिंह, ऑप्शन नंबर 4 मनीषा तलाशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिनी शेट्टी। यानी फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी है, तो शिनी शेट्टी जी बनी है। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो स्कूलों में राष्ट्रगान के बाद राज्य गीत गाना जरूरी कर दिया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। यानी देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो अब स्कूलों में राष्ट्रगान के बाद राज्य गीत भी गाया जाएगा, तो वह हमारा छत्तीसगढ़ है। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, स्कूलों में राष्ट्रगान के बाद अब राज्य गीत गाना होगा जरूरी। सबसे पहला पॉइंट आपको नोट्स करना है कि यह निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह निर्देश छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा पॉइंट, इस निर्देश के अनुसार क्या होगा, तो प्रार्थना सभा की जो शुरुआत होगी सबसे पहले राष्ट्रगान से होगी, फिर उसके बाद राज्य गीत गाया जाएगा, फिर उसके बाद शपथ दिलाया जाएगा, फिर उसके बाद प्रेरणा गीत और उसके बाद समाचार और लास्ट में प्रेरक कहानी। जो आपका राष्ट्रगान होगा वो 52 सेकंड तक ही चलेगा और राज्य गीत के लिए अरपा पैरी के धार यह 1 मिनट 15 सेकंड तक तथा शपथ पत्र जो है 1 मिनट तक चलेगा, प्रेरणा गीत भी 2 मिनट तक चलेगा और समाचार पत्र भी 5 मिनट तक और आपका प्रेरक कहानी भी 5 मिनट तक चलेगा। एंड लास्ट पॉइंट यह याद रखिएगा कि ऐसा क्यों किया गया है, तो बच्चों के शिक्षा में बेहतर सुधार लाया जा सके इसलिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, पर्यटन विभाग का उत्सव वेबसाइट रिपोर्ट की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर 1 प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर 2 चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर 3 8वां स्थान, ऑप्शन नंबर 4 10वां स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8वां स्थान। यानी पर्यटन विभाग का उत्सव वेबसाइट पोर्टल की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है, तो 8वां स्थान मिला हुआ है। साथियों इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा उत्सव पोर्टल रिपोर्ट रैंकिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि उत्सव पोर्टल क्या है। तो 2021 में कोरोना वायरस की वजह से लोग यानी जो भक्त थे वो लोग मंदिर की पूजा अर्चना में शामिल नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए क्या किया गया कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल प्रारंभ किया गया। उस पोर्टल का नाम क्या है, तो उत्सव पोर्टल। चौथा पॉइंट याद रखना है कि इस पोर्टल में क्या होता है, तो इस पोर्टल के जरिए प्रमुख मंदिरों में जैसे कि पूजा अर्चना आरती का लाइव प्रसारण किया जाता है, जिससे भक्त लोग घर बैठे ही इसका दर्शन कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट यह याद रखना है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि उत्सव पोर्टल के द्वारा लाइव प्रसारण के क्षेत्र में एक रैंकिंग जारी की गई, जिसमें टॉप पर कौन है, महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश एंड लास्ट ये पॉइंट याद रखिए कि हमारे छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, तो हमारे छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है। तो इतना पॉइंट आप उत्सव पोर्टल रिपोर्ट रैंकिंग से याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य पोषण नियम लागू करने वाला किस क्रम का राज्य बन गया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर 2 7वां, ऑप्शन नंबर 3 8वां एंड ऑप्शन नंबर 4 5वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7वां। यानी छत्तीसगढ़ राज्य पोषण नियम लागू करने वाला किस क्रम का राज्य बन गया है, तो 7वें क्रम का राज्य बन गया है। यानी इससे पहले अन्य 6 राज्यों में पेशा नियम लागू हो चुका है। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा पेशा नियम। सबसे पहला की पॉइंट्स को आपको नोट्स करना है कि छत्तीसगढ़ राज्य पेशा नियम लागू करने वाला कौन से क्रम का राज्य बन गया है, तो 7वें क्रम का राज्य बन गया है। दूसरा पॉइंट्स की इससे पहले कितने राज्यों में लागू हो चुका है, तो 6 राज्यों में लागू हो चुका है। तीसरा पॉइंट्स की पेशा नियम की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो प्रारंभिक शुरुआत है 1996 से होती है। चौथा पॉइंट्स की पेशा नियम क्या है, तो इस नियम के तहत राज्यों के 5वीं सूची में आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा, याद रखिए कौन सा, ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार
प्राप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ग्राम सभाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला अधिकार देखिएगा कि गौण खनिजों जैसे कि आपका चीनी मिट्टी, डोलोमाइट इत्यादि अयस्क के उत्खनन एवं खनन के संबंध में ग्राम सभा से आपको अनुमति लेना होगा। दूसरा, ग्राम सभा अपने क्षेत्र में सभी गौण खनिज के उत्खनन व उपयोग की योजना व प्रबंधन के लिए स्वयं सक्षम होगी। तीसरा, गौण खनिजों के लीज या पट्टे पर ग्राम सभा की अनुमति से ही ग्राम पंचायत के द्वारा आपको दिए जाएंगे अनुमति। चौथा, मुख्य खनिजों के उत्खनन व उपयोग की योजना और प्रबंधन के लिए भी ग्राम सभा की सहमति या परामर्श लेना आपको जरूरी हो जाएगा। साथियों, तो इतना पॉइंट आप पेशा नियम से याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड यह छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्रारंभ किया गया है। दूसरा, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रगति पत्रक का ही नया रूप है जिसमें भावात्मक क्षेत्र के नए नए बिंदु तय होंगे। ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही। यानी हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या है? तो यह छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्रारंभ किया गया है। दूसरा पॉइंट, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रगति पत्रक का ही नया रूप है जिसमें भावात्मक क्षेत्र के नए नए बिंदु तय होंगे। साथियों, अब इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहला पॉइंट्स की हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में हुआ है। दूसरा पॉइंट्स की हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा? तो आपने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चों के रिजल्ट के साथ एक प्रगति पत्रक भी दिया जाता है। ये जो प्रगति पत्रक का ही नया रूप है आपका हॉलिस्टिक कार्ड। ठीक है, अब समझिए कि हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या शामिल होगा। तो बच्चों के भावात्मक क्रियाएं और बच्चों के साल भर की गतिविधियां दर्शाई जाएंगी। साथियों, अब समझते हैं कि ये जो साल भर की गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती, जैसे बच्चे की उपस्थिति यानी साल भर में बच्चा कितना दिन स्कूल आया है। दूसरा, बच्चों की छमाही परीक्षा में आकलन यानी बच्चे ने छमाही परीक्षा में किस प्रकार के अंक प्राप्त किए थे। तीसरा, बच्चों के खेलकूद में रुचि कैसी है। चौथा, बच्चे में अनुशासन कैसा है। पांचवा, बच्चे में स्वच्छता कितना है। एंड छठवां, बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कितना भाग लेता है। तो इन सारे पॉइंट्स की वो हॉलिस्टिक कार्ड में दर्शाया जाएगा। और किस रूप में दर्शाया जाएगा? तो आपका ग्रेड के रूप में दर्शाया जाएगा। साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला कौन से क्रम का राज्य बन गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा 21वां, ऑप्शन नंबर 2 22वां, ऑप्शन नंबर 3 23वां, ऑप्शन नंबर 4 24वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 21वां। यानी छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला कौन से क्रम का राज्य बन गया है? तो 21वें क्रम का राज्य बन गया है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति। सबसे पहला की पॉइंट्स आपको नोट्स करना है कि छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब प्रारंभ किया है? तो यह 7 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। दूसरा पॉइंट्स की छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य बन गया है? तो 21वें क्रम का राज्य बन गया है। तीसरा पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। चौथा पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जितने भी पेट्रोल इंजन वाहन हैं उनके स्थान पर बिजली युक्त यानी बैटरी से चलने वाली वाहनों का लाना है। साथियों, अब समझते हैं कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो पहला कार्य याद रखिएगा कि 500 से 1000 एकड़ की जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहन पार्क बनाया जाएगा। दूसरी बात कही गई है कि सभी राज्यों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीसरा, सभी ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक वाहन की स्थापना करना चाहते हैं उन्हें संयंत्र और मशीनरी के लिए 25% की अनुदान राशि दिया जाएगा। एंड चौथा, ऐसे ग्राहक जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उन्हें पंजीयन शुल्क में छूट दिया जाएगा। अगला, इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स भी फ्री कर दिया जाएगा। इसके लिए 5 साल में 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो इतना पॉइंट आप इलेक्ट्रिक वाहन नीति से याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में हमारा रायपुर एम्स कौन से स्थान पर है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 30वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर 2 31वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर 2 32वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर 3 33वें स्थान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
31वें स्थान पर, यानी सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में हमारा रायपुर एम्स कौन से स्थान पर है? तो 31वें स्थान पर है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची। सबसे पहला पॉइंट्स की यह सूची कौन जारी करता है? तो CMDRA के द्वारा जारी किया जाता है, यानी रिसर्च कंपनी मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची जारी किया जाता है, जिसके मुताबिक इसके सर्वे पर टॉप में कौन है? तो एम्स दिल्ली है। और हमारा छत्तीसगढ़ का रायपुर एम्स कौन से स्थान पर है? तो 31वें स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकारी मेडिकल कॉलेज में सबसे कम फीस लेने वाले हमारे रायपुर मेडिकल कॉलेज को चौथा स्थान दिया गया है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें बनाया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 P दयानंद, ऑप्शन नंबर 2 रीना बाबा कंगाली, ऑप्शन नंबर 3 भुवनेश्वर यादव एंड चौथा है PR प्रसन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 P दयानंद। ठीक है साथियों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कितने लाख मैट्रिक टन दलहन खरीदी का लक्ष्य रखा गया? यानी पूछा जा रहा है खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कितने लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीदी का लक्ष्य रखा गया? दलहन की पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा 105 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा 110 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा 50 लाख मीट्रिक टन एंड ऑप्शन नंबर 4 40 लाख मीट्रिक टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 50 लाख मीट्रिक टन। यानी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में दलहन की खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 50 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। साथियों, इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में दलहन खरीदी का लक्ष्य। पहला पॉइंट्स की दलहन खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 50 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। दूसरा पॉइंट्स की दलहन फसलों में कौन कौन सी आती हैं? तो अरहर, उड़द, मूंग की फसलों को दलहन की फसलों में रखा गया। तीसरा पॉइंट, दलहन की फसलों को अब सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा, जिससे दलहन की फसलों में क्रांतिकारी वृद्धि भी लाया जा सके। तो इतना पॉइंट्स आप खरीफ विपणन वर्ष से याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। वर्ष 2022 में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब किया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा 10 जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा 11 जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर 3 13 जून 2023, ऑप्शन नंबर 4 14 मई 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 जुलाई 2022। यानी वर्ष 2022 में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो 10 जुलाई को की गई है। साथियों, इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा रोका छेका अभियान। सबसे पहला की पॉइंट्स की रोका छेका अभियान की शुरुआत कब होती है? तो 20 जून 2021 को होती है पहली बार, यानी है ना, पहली बार इसकी शुरुआत कब होती है? तो 20 जून 2021 को होती है। दूसरा पॉइंट्स की रोका छेका अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो खुले में चराई करने वाले पशुओं हैं उसे खरीफ फसलों को क्या करना है? सुरक्षित करना है। तो चौथा पॉइंट यह याद रखिए कि रोका छेका अभियान में क्या किया जाता है? तो इसमें खुले में जो चराई करने वाले पशु हैं उनको गौठानों में ले जाकर सुरक्षित बांध दिया जाता है और पशुओं को गौठानों में ही पालन पोषण किया जाता है, जिससे खरीफ फसल भी सुरक्षित रहेगा और पशु एवं सुरक्षित भी रहेंगे। साथियों, चौथा पॉइंट यह याद रखना कि वर्ष 2022 में यह अभियान कब प्रारंभ किया गया है? तो 10 जुलाई 2022 को प्रारंभ किया गया है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य कौन सा है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 तेंदुपत्ता दे दिया है। ठीक है, तो देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा छत्तीसगढ़ होगा। साथियों, इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य। सबसे पहला की पॉइंट्स की कौन सा है जो देश में सर्वाधिक लघु वनोपज की खरीदी करता है? तो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। दूसरा पॉइंट्स की लघु वनोपज क्या है? तो वनों से प्राप्त उपज को लघु वनोपज कहा जाता है और वनों से कौन सा उपज प्राप्त होता है? तो हमें तेंदुपत्ता प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट्स, यानी देश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता की खरीदी कहाँ होती है? तो यह हमारे छत्तीसगढ़ में होती है। चौथा, तेंदुपत्ता का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा है। पांचवा, तेंदुपत्ता के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना चल रही है? तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना चल रही है। छठवां, छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज
मंत्री कौन है? तो मोहम्मद अकबर जी हैं। तो इतना पॉइंट आप देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य से याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 2 दिवसीय 12वीं राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय स्थान, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय स्थान, ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम स्थान। साथियों इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। सबसे पहला की पॉइंट की राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में किया गया। दूसरा राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप किसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया? तो ऑल उत्तर प्रदेश डांस स्पोर्ट्स एसोसिएट्स के द्वारा करवाया गया। तीसरा पॉइंट्स की राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था? तो यह 12वां संस्करण था। चौथा पॉइंट्स की राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप पे प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो हमारा छत्तीसगढ़ रहा। और द्वितीय स्थान पर कौन रहा? तो गुजरात रहा। तो इतना पॉइंट्स आप राष्ट्रीय डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़कर वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 2 सेमरसोत अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 3 अचानक मारे अभ्यारण्य एंड ऑप्शन नंबर 4 सीता नदी अभ्यारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अचानक मारे अभ्यारण्य। यानी छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़कर वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो अचानक मारे अभ्यारण्य होगा। साथियों इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हेडिंग डाल लीजिएगा अचानक मार कान्हा वन्य प्राणी कॉरिडोर। सबसे पहला की पॉइंट्स की कौन कौन से अभ्यारण्यों को जोड़कर वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो अचानक मार अभ्यारण्य और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़कर वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और आपका अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मुंगेली एवं कवर्धा जिले दोनों में पड़ता है। तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा पॉइंट्स की वन्य प्राणी कॉरिडोर को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है? तो 20 करोड़ रुपए की अभी हाल ही में धनराशि दी गई है। तीसरा पॉइंट्स की अचानक मार कान्हा वन्य प्राणी कॉरिडोर में क्या क्या विकसित किए जाएंगे? तो इस कॉरिडोर में जो वन्य प्राणी हैं उनके लिए निजी भूमि में जल प्रबंधन किया जाएगा, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाएगा और बैटल वैक्सीनेशन के विकसित कार्य भी किए जाएंगे। तो इतना पॉइंट्स आप अचानक मार कान्हा वन्य प्राणी कॉरिडोर से याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग नहीं करती हैं? इसके लिए ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, एक है 73.3% महिलाएं, ऑप्शन नंबर 2 85% महिलाएं, ऑप्शन नंबर 3 95% महिलाएं एंड ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 73.3% महिलाएं। यानी छत्तीसगढ़ की ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती? तो 73.3% महिलाएं छत्तीसगढ़ में इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती हैं। साथियों अब इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सबसे पहला की पॉइंट्स याद रखना है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसके द्वारा आई है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 की रिपोर्ट आई है। दूसरा पॉइंट्स की यह रिपोर्ट जारी कौन किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण के द्वारा किया गया है। तीसरा पॉइंट्स कि इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या क्या बताया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 26.7% महिलाएं इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। दूसरा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 73.3% ऐसी महिलाएं हैं जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती हैं। तीसरा शहरी क्षेत्रों में 44.5% महिलाएं ही इंटरनेट का प्रयोग करती हैं एंड छठवां ग्रामीण क्षेत्रों में 20.8% महिलाएं ही इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। तो इतना पॉइंट्स आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से याद रखिएगा। साथियों अगली प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। दिल्ली में आयोजित वीजी मैसेज इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप कौन रही? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर 1 अर्चना कश्यप, ऑप्शन नंबर 2 प्रार्थना साल्वे, ऑप्शन नंबर 3 मोनी अडाला, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्चना कश्यप। यानी दिल्ली में आयोजित वीजी मैसेज इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप कौन रही? तो अर्चना कश्यप जी रही। साथियों अब इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा
विजी मिसेज इंडिया 2022। सबसे पहला पॉइंट्स कि विजी मिसेज इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। दूसरा पॉइंट्स की फर्स्ट रनर अप कौन है, तो अर्चना कश्यप है। और अर्चना कश्यप कहाँ से बिलोंग्स करती हैं, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला से बिलोंग्स करती हैं। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 36वें नेशनल गेम्स 2022 के लिए छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर 1 5 खिलाड़ियों का, ऑप्शन नंबर 2 6 खिलाड़ियों का, ऑप्शन नंबर 3 7 खिलाड़ियों का, ऑप्शन नंबर 4 8 खिलाड़ियों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यानी 36वें नेशनल गेम्स 2022 के लिए छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। साथियों अब इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा 36वें नेशनल गेम्स 2022। सबसे पहला की पॉइंट्स कि 36वें नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो गुजरात में होगा। दूसरा पॉइंट्स कि 36वें नेशनल गेम 2022 का आयोजन कब से कब तक होगा, तो सितंबर से अक्टूबर 2022 तक होगा। एंड तीसरा पॉइंट्स कि छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो इन 5 खिलाड़ियों का नाम भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले नाम याद रखें ज्ञानेश्वरी यादव, ऑप्शन नंबर दूसरा है वीणा, तीसरे है विजय माहेश्वरी, एंड चौथे पर है करण लहरे, एंड पांचवें है सुभाष लहरे। तो ये पांचों नाम आप याद रखिएगा। और ये पांचों कौन से खेल से बिलोंग्स करते हैं, तो वेट लिफ्टिंग से बिलोंग्स करते हैं। साथियों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। हर घर हरियाली अभियान कौन से जिला में चलाया जाएगा। इसके लिए ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर 1 रायपुर जिला, ऑप्शन नंबर 2 दुर्ग जिला, ऑप्शन नंबर 3 सरगुजा जिला, ऑप्शन नंबर 4 बस्तर जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रायपुर जिला। यानी हर घर हरियाली अभियान कौन से जिला में चलाया जाएगा, तो रायपुर जिला में चलाया जाएगा। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल दीजिए हर घर हरियाली अभियान। सबसे पहला की पॉइंट्स की हर घर हरियाली अभियान कौन से जिला में चलाया जाएगा, तो यह रायपुर जिला में चलाया जाएगा। दूसरा कब से कब तक चलाया जाएगा, तो 18 जुलाई 2022 को प्रथम सावन सोमवार के दिन चलाया जाएगा। तीसरा पॉइंट्स की हर घर हरियाली अभियान को चलाने की घोषणा किसने की, तो रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुर्रे ने की। चौथा पॉइंट इस अभियान में क्या होगा, तो रायपुर जिला के प्रत्येक घरों में पौधारोपण किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के सभी जो नज़दीकी पंचायत हैं नगरीय निकाय हैं में निःशुल्क पौधा रोपण उपलब्ध होगा। साथियों तो इतना पॉइंट्स आप हर घर हरियाली अभियान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र की खरीदी कितने रुपए प्रति लीटर की दर से किया जाएगा, तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 2 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर 3 3 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर 3 4 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर 4 5 रुपये प्रति लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 रुपये प्रति लीटर। यानी छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र को की खरीदी कितने रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा, तो 4 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा। तो साथियों अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपको डालना है गोधन न्याय योजना। सबसे पहला की पॉइंट्स की गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब होती है, तो 20 जुलाई 2020 से होती है। दूसरा पॉइंट्स की इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट्स की गोधन न्याय योजना में क्या होता है, तो यह छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गोबर के साथ साथ गौमूत्र को भी खरीदा जा रहा है। साथियों अब समझते हैं कि गौमूत्र खरीदने की शुरुआत कहाँ से की जा रही है, तो यह सबसे पहले रायपुर से किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट की गोबर की खरीदने की शुरुआत और कब से की जा रही है, तो यह 20 जुलाई 2022 से की जा रही है। तीसरा गौमूत्र को खरीदने के लिए इसका मूल्य कितना रखा गया है, तो 4 रुपये प्रति लीटर रखा गया है। चौथा पॉइंट की रायपुर जिला में गोबर खरीदने की घोषणा किसने की है, तो कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुर्रे ने की है। तो इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से भूभाग में भूकंप के झटके लगे हैं, इसके लिए ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी भूभाग, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी भूभाग, ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी भूभाग, एंड ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी भूभाग। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी भूभाग। यानी छत्तीसगढ़ में कौन से भूभाग में भूकंप के झटके लगे हैं, उत्तरी भूभाग में लगे हुए हैं। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना कौन से जिला से चलाया गया है, ऑप्शन दिया है गौरेला पेंड्रा मराही, ऑप्शन नंबर 2 कोरिया जिला, ऑप्शन नंबर 3 रायपुर जिला, ऑप्शन नंबर 4 दुर्ग जिला। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गौरेला पेंड्रा मरवाही। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नई मछुआ नीति के संदर्भ में क्या सही है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 नई मछुआ नीति 14 जुलाई 2022 को कैबिनेट में मंजूरी दी गई।
दूसरा, नई मछुआ नीति में मछुआरों को अब उत्पादकता बोनस भी दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 उपर्युक्त दोनों सही है एंड ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपर्युक्त दोनों सही है। यानी नई मछुआ नीति के संदर्भ में नई मछुआ नीति को 14 जुलाई 2022 को कैबिनेट में मंजूरी दी गई तथा दूसरा पॉइंट की नई मछुआ नीति में मछुआरों को उत्पादकता बोनस भी दिया जाएगा। साथियों, अब इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डालिए नई मछुआ नीति। सबसे पहला की पॉइंट्स की नई मछुआ नीति को कैबिनेट में मंजूरी कब मिली, तो 14 जुलाई 2022 को मिली है। दूसरी पॉइंट्स की नई मछुआ नीति का उद्देश्य क्या है, तो मछली उत्पादकता में वृद्धि करना, इसके साथ गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीजों का भी उत्पादन करना तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार प्रदान भी करना है। साथियों, आगे भी याद रखना है कि मछुआ नीति मुख्यतः दो बातें कही गई हैं। पहली बात आपकी आती है मछुआरों को उत्पादकता बोनस के संदर्भ में, तो मछुआरों को उत्पादकता बोनस प्राप्त कैसे होगा उसको समझिएगा। यह मत्स्य महासंघ है और ये आप क्या हैं, मछुआरे हैं। आप क्या होगा, मत्स्य महासंघ के द्वारा ये तालाबों को लीज पर दिया जाएगा और मछुआरे यहाँ से मछली पालन करेंगे। यहाँ से जो 100% की जो आय प्राप्त होगी, उस आय का जो 50% आय होगा उसे राजस्व विभाग को दिया जाएगा और बच जाएगा शेष 50% की राशि। इस 50% में जो 25% का जो राशि होगा उसे मछुआरों को बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो इतना पॉइंट्स आप नई मछुआ नीति के मछुआरों को उत्पादकता बोनस से याद रखिएगा। अगला देखिएगा, दूसरी बात कही गई है कि तालाबों को एवं जलाशयों को लीज पर देने की बात कही गई, जिसमें कहा गया है कि 0 से 10 हेक्टेयर के तालाब जो हैं उन्हें ग्राम पंचायत के द्वारा 10 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा। दूसरा, जो 10 से 100 हेक्टेयर के बीच के तालाब है उन्हें जनपद पंचायत के द्वारा 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। तीसरा, जो 100 से 1000 हेक्टेयर के तालाब हैं उन्हें मत्स्य महासंघ के द्वारा 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। तो इतना पॉइंट्स आप नई मछुआ नीति से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक की स्पेशल ट्रेन की सेवा प्रारंभ किया गया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर 1 रायपुर, ऑप्शन नंबर 2 बिलासपुर, ऑप्शन नंबर 3 दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 अंबिकापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंबिकापुर। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा ग्राम है जो ODF प्लस ग्राम बना है, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पतोरा, ऑप्शन नंबर 2 पथरिया, ऑप्शन नंबर 3 पत्थलगांव, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पतोरा। तो इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।